कॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको फिर से कोशिका के चैप्टर में मैं आप लोगों को कोशिका के कोशिकांगों के बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में आज से एडमिशन ओपन हो गया है, जो हमारे विद्यालय की ऑनलाइन वेबसाइट www.sbicollege.org पर आप विज़िट करके वहाँ से ऑनलाइन आप एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और हमारे विद्यालय की वेबसाइट और हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपने विषय से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो वो हमारे विद्यालय के द्वारा प्रदान की गई जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर आप संपर्क करके अनुभवी गुरुजनों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका के मुख्य रूप से कोशिकांगों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्लोरोफिल को पढ़ा और क्लोरोफिल के प्रकारों को पढ़ा। आज हम बात करेंगे क्लोरोफिल के अतिरिक्त हम लोगों ने पिछली बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा। आज हम बात करेंगे गाल्जी बॉडी के बारे में। तो गाल्जी बॉडी क्या होता है, पहले बच्चों इसका हम एक चित्र बना लेते हैं। तो गाल्गी बॉडी मुख्य रूप से एक खोखली संरचना होती है जो कुछ इस प्रकार से पादप कोशिका व जंतु कोशिका में थोड़ी डिफरेंट रूप से पाई जाती है। किनारों पर मोटी होती है और बीच में पतली होती है। यह पादप कोशिका के कोनों पर अक्सर उपस्थित होती है। इसके बीच में गाढ़ा मैटर रहता है जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखेंगे तो गाल्गी बॉडी बिल्कुल ऐसा ही आपको पादप कोशिका में जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की ही संरचना जो है वो पादप कोशिका के अंतर्गत आपको दिखाई देगी गाल्गी बॉडी की। ठीक है, यह इस प्रकार से इसके सिस्टर्नी होती है और यह जीव द्रव्य से घिरा होता है। जो यह संरचना होती है यह पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। बस जंतु कोशिकाओं में यह थोड़ी भिन्न होती है और थोड़ी ढीली संरचना की होती है। ये इसके मैट्रिक्स होंगे या जीवद्रव्य होंगे। तो गाल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गाल्गी ने 1898 में किया था। ठीक है, और इस खोज की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ सन 1906 में मिला था बच्चों। अब बात करते हैं गाल्जी बॉडी के कार्य की। तो इसका प्रमुख कार्य है कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिका भित्ति का निर्माण करना। इस कोशिकांग का प्रमुख कार्य है कोशिका भित्ति का निर्माण करना। कोशिका के अंतर्गत
कोशिका भित्ति का निर्माण करना। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी जो है कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। इसका दूसरा कार्य है, प्रमुख कार्य है, यह हार्मोन के स्रावण में यानी हार्मोन को बनाने में भी मददगार होता है। अक्सर हार्मोन जंतु और पादप दोनों ही प्रकार के कोशिका या जीवधारियों के लिए जरूरी होते हैं उनके जैविक कार्यों के निर्देशन के लिए। इस वजह से इसका महत्वपूर्ण योगदान हार्मोन को बनाने में होता है। हार्मोन को बनाने में भी एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका या वर्क है, जो है बहुकोशिकीय जंतुओं के अंतर्गत शुक्राणु के एक्रोसोम्स को बनाने में। अब बच्चों ये एक्रोसोम्स क्या होता है, तो अगर आप जनरली ह्यूमन स्पर्म्स की बात की जाए तो ह्यूमन स्पर्म्स का यह एक बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ठीक है, और एक्रोसोम जो है इसके कैप के ऊपर लगा हुआ एक प्रोटीन होता है, एक पदार्थ होता है, यह एक्रोसोम है। ठीक है बच्चों, तो इसका एक तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है एक्रोसोम का निर्माण करना। इस प्रकार से गोल्गी बॉडी का पादप कोशिका के अंतर्गत यह 3 प्रमुख योगदान होता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं, यह आप जान लेंगे थोड़ा सा। जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे, राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है, तो राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और पादप कोशिका में बहुत जगह पाए जाते हैं। कह सकते हैं हम प्रमुखता से ईपीआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं, जो हमारे केंद्रक से लगा हुआ था। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने केंद्रक का चित्र बनाकर आपको दिखाया था, कुछ इस प्रकार से यह केंद्रक पर ईपीआर लगे होते हैं और इन्हीं ईपीआर्स पर मैक्सिमम रूप से जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके प्रेजेंसी की वजह से ईपीआर भी हमारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारा 2 टाइप्स का हमने बताया था, स्मूथ एंड रफ के कैटेगरी के अंतर्गत, स्मूथ एंड रफ ईपीआर। ठीक है बच्चों, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि राइबोसोम्स मुख्य रूप से ईपीआर पर पाया जाता है। पादप में वैसे और भी जगहों पर पाया जाता है, लेकिन प्रमुखता से ईपीआर पर आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। अब हम राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो एक बेसिक कार्य आप इसका जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना यानी प्रोटीन को बनाने में सहायक। इसके अलावा बच्चों राइबोसोम्स भी 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। अब ये 70S और 80S राइबोसोम्स क्या होते हैं, दरअसल यह राइबोसोम्स जो हैं देखने में संरचना में बिल्कुल एक समान होते हैं। बेसिक संरचना इनकी आप देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगी। दोनों ही राइबोसोम्स की संरचना इसी प्रकार से होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 70S राइबोसोम्स जो है वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत यानी प्राचीन कोशिकाओं में पाया जाता था। 80S राइबोस जो है हमारे आधुनिक प्रकार के सेल्स के अंतर्गत पाया जाता है। यह 70S और 80S इनके अवसादन गुणांक के आधार पर इनको
कैटेगरी में बांटा गया है। इनका अवसादन गुणांक जैसे 70s है तो इसका अवसादन गुणांक 50 और 30 के रूप में डिवाइड होता है, 30 और 50 के रूप में। यह दो प्रकार के पिंडक जो है इससे जुड़े हुए होते हैं 30 और 50 के रूप में। इसी प्रकार से यहाँ 60 और 40 के रूप में जुड़े होते हैं। अवसादन गुणांक यह कोलाइडी विलयन में इनके केंद्र और परिधि पर पहुंचने के कारण इन्हें अवसादन गुणांक S के रूप में डिनोट किया जाता है। वो बहुत दूर की बात है। फिलहाल हम जानेंगे कि केवल दो प्रकार के राइबोसोम्स प्रमुखता से हैं जो आपके सिलेबस के आधार पर आपको जानने चाहिए, जिसमें 70S के दो लूप होते हैं जो 50 और 30 के रेशियो में बटे होते हैं, जबकि 80S के 60 और 40 के रूप में बटे होते हैं। कार्य आप प्रमुखता से जान रहे हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक अर्थात प्रोटीन को बनाने में सहायक होते हैं, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम्स और अमीनो अम्ल के बनने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका के अंतर्गत इन सभी चीज़ों में प्रोटीन को बनाकर उनकी सहायता या उनको बनाने में मदद करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं लयनकाय की। तो बच्चों, लयनकाय भी कोशिका के अंतर्गत आने वाला एक कोशिकांग होता है। ठीक है, बात करते हैं लयनकाय का कार्य क्या है और यह किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पादप कोशिका में पाया जाता है या फिर जंतु कोशिका में। तो अब हम देखते हैं लयनकाय क्या होता है। लयनकाय को इंग्लिश में लाइसोसोम्स कहते हैं या लाइसोजाइम्स भी हम कह सकते हैं इसको। लाइसोसोम, लयनकाय, या इसका एक और नाम होता है पाचक रस। कह सकते हैं कि लयनकाय के अंतर्गत पाचक रस भरे होते हैं, और एक साधारण लयनकाय जो है वो एक ऐसी गोल संरचना सा आपको दिखाई देगा और इसमें ढेर सारे बुलबुले के रूप में पाचक रस भरे रहते हैं। ठीक है, मोस्टली लाइसोसोम बच्चों यह हमारे जंतु कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है, यानी यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसका कार्य भी यही है कि वह जो है यानी कार्बनिक पदार्थों का पाचन करना। ठीक है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है कार्बनिक पदार्थों का पाचन करना। इसके अलावा बच्चों, यदि कभी जंतु कोशिकाओं के अंदर किसी प्रकार के किसी कोशिका में इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाता है, उस दौरान यह लाइसोसोम्स जो है बाकी कोशिकाओं में यह संक्रमण न फैले, ऐसी दशा में यह क्या करता है, स्वयं से फटकर उस पूरी कोशिका का ही पाचन कर लेता है। अतः इस प्रकार से इस क्रिया के द्वारा एक पूरी कोशिका को नष्ट कर देना या उसे स्वपचित कर देना, अपने आप ही पचा देना, यह एक आत्महत्या की तरह दिखता है। इस वजह से लाइसोसोम को सुसाइड पाउच या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसका एक अगला निकनेम है सुसाइड पाउच, या इसे आत्महत्या की थैली। कभी कभी यह प्रश्न में पूछ देता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। इस प्रकार से पाचक रस या लयनकाय जो है वो मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, और इसका प्रमुख कार्य है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अणुओं का या भोज्य पदार्थों का पाचन करना। और ज़रूरत के समय यानी जब कोशिका संक्रमित हो जाती है तो यह पूरी कोशिका फटकर पूरी कोशिका को भी
पचा डालता है और उसे नष्ट करने में सहायक होता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं लैन काय की खोज के बारे में, तो लैन काय की खोज डी दुवे, इसकी खोज जो है डी दुवे ने सन 1955 में की थी। डी दुवे ने इसकी खोज सन 1955 में की थी और यह जंतु कोशिका में प्रमुखता से पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे तारक काय की, क्या होता है तारक काय और किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो बच्चों तारक काय को इंग्लिश में हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। मुख्य रूप से सेंट्रोसोम जो है यानी तारक काय जंतुओं में ही पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब इसका प्रमुख कार्य बच्चों, जब कोशिका का विभाजन होता है, वो भी पादप कोशिका नहीं, जंतु कोशिका में, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। और जंतु कोशिका में जब कोशिका का विभाजन होता है उस दौरान क्या होता है, कोशिका के विभाजन के दौरान सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक के विभाजन के अंतर्गत क्या आती है, गुणसूत्र या क्रोमैटिन धागे। अब क्रोमैटिन धागे की विभाजन यानी उस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से केंद्रक के अंदर केंद्रक का विभाजन होता है, उसके चरण क्या होते हैं। एक शॉर्ट समरी के रूप में अगर हम मान लेते हैं तो क्रोमैटिन धागे शुरू में जब कोशिका विकास के चरण पर होती है तो बिल्कुल उलझे हुए धागे के रूप में ऐसी दिखाई देती है जैसा कि आप लोगों ने बनाया होगा पादप कोशिका में। अब जैसे ही कोशिका मैच्योर होती है, मैच्योर होने के दौरान उसका विकास होना बंद हो जाता है और सबसे पहले गुणसूत्रों का विभाजन स्टार्ट होता है केंद्रक के अंतर्गत। और जब गुणसूत्रों का विभाजन स्टार्ट होना आरंभ होता है तो गुणसूत्र जो है उलझे हुए से सुलझे हुए फॉर्म में कुंडलित अवस्था में आते हैं, कुछ इस प्रकार से। यह गुणसूत्र है और तब केंद्रक के अंदर उपस्थित तारक काय जो है यह बिल्कुल ऐसे स्पिंडल यानी एक खड़े डंडे के रूप में दिखाई देता है। तारक काय क्या करता है, इसका विभाजन होता है और यह 1 से 2 होकर केंद्रक के 2 पोलों के बीच जाकर स्थित होता है, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल हम कह सकते हैं कि केंद्रक के 2 पोलों के बीच जाकर यह स्थित होता है। और इसी तारक काय से 2 स्पिंडल्स यानी कई सारे स्पिंडल या जिसको हम तुर्क तंतु हिंदी में कहते हैं, कई सारे तुर्क तंतु निकलते हैं। तुर्क तंतु, यह स्पिंडल्स क्या करते हैं, दोनों छोर से गुणसूत्रों को पकड़ते हैं और अपने अपने ध्रुवों पर इन्हें खींचते हैं। इसी खिंचाव के कारण गुणसूत्रों का बंटवारा होता है और गुणसूत्र दोनों पोलों पर जाकर स्थित होते हैं, बीच से बढ़ते हुए यानी बराबर भागों में बढ़ते हुए वह 1 से दोनों ओर अलग होकर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही गुणसूत्र समान रूप से बंटकर दोनों छोरों पर जाते हैं तब जाकर केंद्रक का बंटवारा हो जाता है, यानी केंद्रक 1 से 2 भागों में बढ़ जाता है और इस प्रकार से एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं और केंद्रक का डिवीजन होता है, विभाजन होता है। अब इस दौरान तुर्क तंतु का यही कार्य है कि गुणसूत्रों का बंटवारा करना। और तुर्क तंतु की संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना बिल्कुल ही सिंपल होती है। कुछ इस प्रकार से यह एक लरी के रूप में जो है यही स्पिंडल्स होते हैं या इनको हम तुर्क कहते हैं।
तुर्क, चूँकि 3 होते हैं, यह तुर्क जो है वो 3-3 के जोड़े के रूप में होते हैं, इस वजह से इन्हें हम त्रिक तुर्क कहते हैं। और इसमें प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, यानी इनका यह जीवद्रव्य होता है। इस प्रकार से लयनकाय जो है वह कोशिका के अंदर केंद्रक के विभाजन अर्थात गुणसूत्रों के विभाजन के अंतर्गत सहायक होता है, जिसकी वजह से गुणसूत्रों का बंटवारा होता है और गुणसूत्रों के बंटवारे के उपरांत ही केंद्रक का विभाजन 1 से 2 फॉर्म में होता है और इस प्रकार से यह कोशिका के विभाजन में योगदान देता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक के अंतर्गत बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, केंद्रक एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आवरण होता है, जिसके बाहरी सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है और इसके अंदर में केंद्रिका द्रव्य होते हैं, क्रोमैटिन धागे होते हैं, केंद्रिका होती है और यह कुछ इस प्रकार से होता है। किनारे पर एक डार्क मैटर होता है, इस डार्क मैटर को हम केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, यह उसकी बाहरी दीवार होती है, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक की दीवार हम कह सकते हैं इसको सामान्य रूप से, इसको छोड़ यह इस प्रकार से उलझे हुए धागे के रूप में इसके अंदर रहती है। इसी धागे को हम कहते हैं क्रोमैटिन धागे। और यह केंद्रक द्रव्य होता है इसके अंदर भरा हुआ। इस प्रकार से यह एक केंद्रक की प्रारूपिक चित्र है। ठीक है, केंद्रक के अंतर्गत आप जानते ही हैं क्रोमैटिन धागे, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र का काम है आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाना। और गुणसूत्र में ही जो है आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती। किस प्रकार की आनुवांशिक सूचना? तो बच्चों, यह आनुवांशिक सूचना किसी भी प्रकार के कोशिका या उसके समस्त जैविक कार्यों का इसके अंदर संदेश छुपा होता है, जिसकी सहायता से कोशिका का विकास होता है और कोशिका का जैविक कार्य नियंत्रित होता है। पूरे कोशिका के अंतर्गत सिर्फ गुणसूत्र के माध्यम से ही उसके सभी प्रकार के कार्यों का ठीक प्रकार से नियमन संभव हो पाता है। इस वजह से गुणसूत्र इस कोशिकांग में, यानी पूरे कोशिका के कोशिकांग में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे जंतु कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के अंतर के बारे में। अगर आपको आज के सेशन में कोई समस्या होती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।